गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डेप्रिसिएशन पढ़ लिया। आज हम उसके आगे चलने वाले हैं। आज के हमारे सेक्शन जो होंगे वो एडी से लेके 35 ई तक, और ये सारे सेक्शन स्पेसिफिक सेक्शन है। सर, स्पेसिफिक सेक्शन होने का मतलब क्या है, तो मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। स्पेसिफिक सेक्शन होने का मतलब है कि ये हर सेक्शन पॉइंट पे डील करेगा। इनमें से हर एक सेक्शन किसी न किसी एक पॉइंट से बात करेगा। समझ गए सर? मतलब ये कि कौन सा अलाउ होगा और कौन सा एक्सपेंसेस डिसअलाउड होगा। एक सेक्शन में सिर्फ एक ही एक्सपेंसेस की यहाँ पे बात की जाएगी। ठीक है, ओके सर। जैसे सेक्शन अपन ने 29 पढ़ा था मेथड का, फिर उसके बाद 30 किसका था? एक्सपेंसेस ऑन बिजनेस प्रीमाइसेस। 31 किसका था? प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर का। 32 डेप्रिसिएशन, जो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर है, ठीक है, जो कि आप हो सकता ना सुना हो, ठीक है, इसलिए मैं इस पे इतना ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। अब 30 में भी सर आप कहोगे कि सर 30 भी तो एक ही एक्सपेंसेस से रिलेट करता था, पर उसका आपने नाम सुना था कि बिल्डिंग पे खर्चा होता है, डेप्रिसिएशन लगता है वगैरह वगैरह। पर अब जो सेक्शन आएंगे हो सकता है आपने उनका नाम नहीं सुना, ठीक है, तो इसलिए उनको ध्यान से समझने की कोशिश करना। अच्छा, ये सेक्शन इंट्रोड्यूस क्यों किए गए? ये सेक्शन आपको इनकरेज करने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए कि सर आप ये काम करो, हम आपको टैक्स बेनिफिट दें। जब जब गवर्नमेंट को किसी सेक्टर को उठाना था, सपोज आज गवर्नमेंट को टेलीकॉम सेक्टर को उठाना है, उनको लगता है टेलीकॉम सेक्टर बहुत लॉस में चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो टेलीकॉम सेक्टर बर्बाद हो जाए, तो उन्होंने एक स्कीम निकाली कि भैया अगर आप टेलीकॉम सेक्टर में हैं और आप ऐसा काम करते हैं तो हम आपको ये बेनिफिट देंगे। तो वो तो एक रूल बन गया हमारे लिए, तो एक प्रोविजन बन गया, पर वो अप्लीकेबल किस पे? सिर्फ उस पर्सन पे, सिर्फ टेलीकॉम वालों के लिए, सबके लिए नहीं। फिर इनको लगा कि भैया एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज है उसमें गड़बड़ हो रही है, तो उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए कुछ प्रोविजन बना दिया। इनको लगा ऑटोमोबाइल के लिए कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कुछ। तो ऐसे टाइम टू टाइम अलग अलग चीजों के लिए ये सेक्शंस बनाए गए। ओके, तो ये कॉमन सेक्शन है, ये किसी न किसी स्पेसिफिक चीज के लिए सेक्शन। ओके, इसलिए हम इनको स्पेसिफिक सेक्शन कह रहे हैं। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 32 एडी की। ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट फिलहाल नहीं है, क्योंकि ये पिछले साल तक ही ऑपरेटिव था, अब ऑपरेटिव नहीं है। क्या मतलब है सर? ये बात करता था एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट अलाउंस। क्या बात करता था? एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट अलाउंस। मतलब सर कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, आप न्यू प्लांट एंड एक्वायर करते हैं, जैसा अभी एडिशनल एजुकेशन में हमने पढ़ा था, और आपकी जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री है, एबीटीवी समझते हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। यस सर। और आपने ये जो प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, ये 1/4/2015 से लेके 31/3/2020 के बीच में खरीदी। ठीक है, तो देखिए होगी ये रिडक्शन क्या, कि सर उन्हीं के लिए है जो मैन्युफैक्चरिंग में है, और वो भी तब जब वो एबीटीवी में है, और कब? जब उन्होंने न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, और प्लांट एंड मशीनरी भी कब खरीदनी है? 1/4/15 से लेके 31/3/20। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो ये सेक्शन लगेगा, नहीं लगेगा। और क्योंकि ये तो पुराना हो चुका है भैया, हम तो पढ़ रहे हैं 2020 तक ही, तो इसलिए हमारे लिए ज्यादा रिलेवेंट नहीं। अगर ऐसा हुआ, ये सारी कंडीशन पूरी हुई, तो 15% ऑफ कॉस्ट, जो नई मशीन आपने खरीदी है उसका 15% ऑफ कॉस्ट के बराबर आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। मतलब कॉस्ट के 15% के बराबर आपका खर्चा मान लिया जाएगा। बात है, अगर खर्चा मानेंगे तो हमारा प्रॉफिट कम होगा और हमें टैक्स कम देना पड़ेगा।
Yes. तो ये बात है सर, ये हमें क्या दिया गया, मतलब बेसिकली इट्स एन इंसेंटिव, एक तरीके का इंसेंटिव है। ठीक है, यहाँ पे न्यू प्लांट एंड मशीनरी का मतलब सेम वही होता है, चलेगा जैसे वहां पढ़ा था ना अपन ने एडिशनल में, सेम वही चीज है। सेकेंड एंड नॉट अलाउड, ऑफ अलाउड। ठीक है, ये सारी चीज अलाउड नहीं है। ओके, तो क्योंकि ये सेक्शन 2020 तक ही ऑपरेटिव था तो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद। आगे चले, अब जो सेक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इस और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्या है सर इसमें, सुनिए। अगर आप टी बिजनेस, टी मतलब चाय की थड़ी नहीं, टी बिजनेस का मतलब चाय पत्ती का काम है, इट्स नॉट टी स्टॉल। ठीक है, अगर आप आपके लिए, अदरवाइज ये सेक्शन आपके लिए नहीं है, राइट। ओके, अब ये सेक्शन बनाने की जरूरत क्या पड़ी, पहले तो इस बात पे आते हैं। ये सेक्शन बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि बहुत से लोग क्या करने लग गए कि इन बिजनेस से तो पैसा कमाने लग गए और उस पैसे को दूसरी जगह इन्वेस्ट करने लग गए। मतलब मैंने चाय पत्ती का बिजनेस, वहां से पैसा कमाया और उस पैसे को नीचे इन्वेस्ट कर दिया। थोड़े टाइम में हुआ क्या, मेरा वो चाय पत्ती वाला बिजनेस तो बंद हो गया क्योंकि मैं उससे पैसा निकालता जा रहा था। ठीक है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया बेसिकली। ठीक है, और उस पैसे से बहुत सी चीजें मैंने डेवलप कर ली थी। तो गवर्नमेंट ने देखा भैया ऐसे तो ये बिजनेस कभी बढ़ेगा ही नहीं, अब हमारा देश तो पूरा का पूरा किस पे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और ये तो इस तरीके से चीजें बढ़ेगी नहीं, इनका डेवलपमेंट होगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली और उसको बोला गया टी कॉफी रबर डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक दिन बताया था, याद है, कि इंडिया में हम कोई काम इससे हमारे फायदेमंद है, इंडिया में हम काम इसलिए करते हैं कि टैक्स बचना चाहिए, राइट। हाँ जी, राइट। तो गवर्नमेंट ने भी इस बात को समझ लिया ना, गवर्नमेंट तो जानती है ना, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को जानते हैं वैसे गवर्नमेंट अपनी पब्लिक को जानती है कि सब क्या है। अब उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और कहा कि अगर आप इन तीन में से किसी बिजनेस में है तो हम आपके लिए एक स्कीम लेके आए। स्कीम का नाम सुनते ही तो भैया सब रेडी। हाँ जी, बताओ क्या स्कीम। सुनो भाई, स्कीम ये है कि आप एक काम करें, नाबार्ड का नाम सुना आपने। हाँ जी, नाबार्ड का नाम सुना है क्या? यस सर, सबने सुना है। तो आप नाबार्ड में, क्योंकि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना, और या फिर किसी नेशनलाइज बैंक में आप एक स्पेशल अकाउंट खुलाओ, चाहे नाबार्ड में खुलाओ चाहे बैंक में खुलाओ, एक स्पेशल अकाउंट खुलाओ। हमने कहा ठीक है सर खुलवा लेंगे, फिर आगे बोला इस अकाउंट में डिपॉजिट करना है। हमने बोला ठीक है करवा देंगे, आगे बताओ फिर क्या होगा, हमें तो फायदा समझाओ ना पूरा, फिर क्या होगा। तो बोला अगर आपने ये और इस अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवाया तो उस अमाउंट को हम आपका एक्सपेंसेस मान लेंगे, उस अमाउंट को हम आपका एक्सपेंसेस मान लेंगे। मतलब ये कि पैसा भी आपका ही रहेगा, बैंक में पैसा पड़ा तो आपका ही, आप कभी भी निकाल सकते हैं, तो पैसा भी आपका रहेगा और हम उसको एक्सपेंसेस भी ट्रीट कर लेंगे। अब एक्सपेंसेस ट्रीट कर लेंगे तो आप उसको इनकम कैलकुलेशन में चार्ज करेंगे,
और जब इनकम कैलकुलेशन में चार्ज करेंगे तो आपका प्रॉफिट कम आएगा, और प्रॉफिट कम आएगा तो आप जानते ही टैक्स कम देना पड़ेगा। बस इसमें तो बात तो ठीक है ये तो। अच्छा, ये पैसा जो आप मेरे से जमा करवा रहे हो, क्या ये मैं निकाल सकता हूँ बाद में? हाँ, आप निकाल सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि आपने जमा करवाया, खर्चा क्लेम किया, वापस निकाल लिया। ये आप उन्हीं चीजों में यूज कर पाएंगे जो यूज हम बताएंगे। तो ये पैसा आप उन्हीं काम में या उन्हीं पर्पज में काम में ले पाएंगे जो हम आपको बताएंगे। आपने कहा सर आप तो बोलेंगे हमें दे दो, नहीं नहीं साहब, हम नहीं मांगेंगे। गवर्नमेंट ने कहा हम नहीं मांगेंगे, हम बेसिकली क्या करेंगे, हम आपको बोलेंगे कि ये पैसा आप इसी बिजनेस में लगाओ, मतलब इस पैसे को आप कहीं और यूज नहीं कर पाओगे, आपको इसी बिजनेस में इसको यूज करना पड़ेगा। अब यही तो हम चाहते थे, यही तो गवर्नमेंट चाहती थी ना, कि इस बिजनेस का पैसा इसी बिजनेस में रहे ताकि ये बिजनेस डेवलप हो, राइट। तो उन्होंने कहा कि इस फंड का जो पैसा है वो आपको स्पेसिफाइड पर्पज में काम में लेना है, ठीक है। असेसी ने कहा ओके सर। अच्छा, अगर मैं स्पेसिफाइड पर्पज में ही काम में लूं तो बोले ठीक है, आपने कंडीशन फुलफिल कर दी, हाँ आपके लिए तो अमाउंट टैक्स भी हो जाएगा। इसमें डाल, बोले ठीक है सर, मैं पूरे 40 लाख की डाल देता हूँ। तो अब आप मेरा 40 लाख का खर्चा मानो, और 40 लाख का खर्चा मानोगे इसका मतलब मेरा प्रॉफिट हो गया 0। तो मुझे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट ने कहा भी ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे तो कंट्री कैसे चलेगी, सब लोग ऐसे ही करने लग जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा रुको भी, 40% ऑफ प्रॉफिट हम ज्यादा सेक्शन दे सकते हैं। वो कितनी दे सकते हैं? 40% ऑफ। आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा था जमा करा दो छुट्टी ले लो। नहीं नहीं, आपने पूरी बात सुनी नहीं। जितना आप जमा कराओगे वो, या फिर 40%, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा हम आपको रिडक्शन देंगे। वो कितनी दे सकते हैं सर? 40% ऑफ प्रॉफिट। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई? यस। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि मेरा प्रॉफिट अगर है 40 लाख रुपए, डिपॉजिट करवाए, ठीक है। तो मुझे, बोलिए मुझे कितनी रिडक्शन मिलेगी? तो सर पूछने सर प्रॉफिट कितना है? अरे बता तो दिया बेटा, प्रॉफिट तो सबसे पहले लिखा है एग्जाम्पल में 40 लाख। ओके, ऑलमोस्ट सबका राइट आंसर है। दिव्या ने बड़ा अजीब आंसर दिया। हाँ, 10 लाख हमने डिपॉजिट करवाए और प्रॉफिट का 40% मतलब 16। तो दोनों में जो कम हो तो 10 लाख की रिडक्शन मिलेगी, राइट। दिव्या कह रहे हैं सिर्फ 4 लाख। हाउ? दीपक जी, दिव्य जी क्या लॉजिक लगाया बेटा 4 लाख पे आपने? तो मैंने प्रॉफिट 10 लाख लिया था। कहाँ से लिया? तो आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही मेरे को। अरे लिखा हुआ तो है ना स्क्रीन पे क्लियर। हाँ सब उधर देख। तो फिर 10 लाख प्रॉफिट कहाँ से लिया? सर मैंने डिपॉजिट को प्रॉफिट सुन लिया। समझो मत बेटा, देखो और फिर आंसर करो। मैं, मेरा पता है आपको, हर आदमी का एक ड्रीम होता है ना, वैसे मेरा भी एक ड्रीम है, पता है क्या? कि मैं किसी दिन कोई क्वेश्चन पूछूंगा आपसे और आप सबका आंसर धड़ाधड़ एक ही आंसर आए, सही 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 सही, ठीक है। क्योंकि गलती करने वाली जगह मुझे पता होता है कि भैया ये कंसेप्ट थोड़ा ट्रिकी है, इसमें गलती हो सकती है, तो मुझे भी ये लगता है कि ठीक है गलती हुई, कोई बात नहीं। ये ऐसी गलतियां जो अपन डेली फेस कर रहे हैं ना, सर मैंने ये अमाउंट 10% पकड़ लिया, जैसे कल डेप्रिसिएशन है, जैसे मैंने अमाउंट 10% ले लिया था, मेरा टोटल गलत था। ये इस तरीके की गलतियां कोशिश करें ना हो बेटा, इम्प्रोवाइजेशन करें इसमें, राइट।
बार बार ऐसी गलतियां करोगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए दूसरा, वही 40 लाख का प्रॉफिट है, सेम, मैं दोबारा लिख देता हूँ। 40 लाख का प्रॉफिट है एग्जांपल नंबर 2 में, और डिपॉजिट किया हमने 20 लाख, तो बोलिए कितनी डिडक्शन मिलेगी। सीधा जा रहा था, सबका आंसर सही था। अब बीच में एक और परेशान करने वाला आंसर, मुरली। मुरली कह रहे हैं सर 4 लाख टैक्सेबल। मुरली जी हाउ, कैसे 4 लाख टैक्सेबल, ये आंसर कहाँ से आया। सर पहले 16 लाख लिखा है ना हमने, जो 20 लाख डिपॉजिट करे थे उनमें से 4 लाख टैक्सेबल वैसे बताया। इट्स रॉन्ग आंसर। आपसे पूछा क्या गया था, टैक्स फ्री। टैक्स फ्री पूछा था, नहीं, दोबारा सोचो क्या पूछा था। मतलब कितनी छूट मिलेगी। कितनी छूट मिलेगी, तो इसका आंसर क्या होगा। 16 लाख। तो ये आंसर दो। एग्जामिनर पूछ कुछ और रहा है, अब बता कुछ और रहेगा। मे भी आपकी बात सही होगी, पर एग्जामिनर तो काट देना, वो जीरो कर देगा। ठीक है सर। और दूसरी बात, 4 लाख भी गलत है, ये भी सुन लो। अगर टैक्सेबल भी पूछा है तो भी 4 लाख गलत। आपने प्रॉफिट कमाया 16 लाख, हाँ सॉरी 40 लाख, छूट आपको मिली, आप कहते हैं 16 लाख, राइट, किसे डिडक्शन मिलेगी 16 लाख, तो 24 लाख टैक्सेबल होगा ना, 4 लाख कैसे होगा। इनका डिफरेंस निकालने में कोई लॉजिक ही नहीं है। प्रॉफिट इतना, खर्चा माना हमारा इन दोनों में से जो कम था 16 लाख, तो हमारा इनकम कितना होगा 24 लाख, तो 4 लाख तो हर एंगल से गलत, ठीक है। तो इसलिए पहली बात जो पूछा जाए उस कॉन्टेक्स्ट में जवाब दो, ठीक है, अदरवाइज बेटा मार्क्स कट जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं है इन चीजों से। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें करने से ना इनसे मार्क्स कट जाते हैं अपने, फिर अपन को लगता है कि जब मैं करके तो पूरा पेपर सही आया था, मार्क्स कैसे काट लिया एग्जामिनर ने। एग्जामिनर की बेटा कोई दुश्मनी थोड़ी होती है स्टूडेंट के साथ, कहीं ना कहीं स्टूडेंट ने कोई गलती की होती है जो उसको नहीं पता खुद को कि भैया मैंने गलती की। ओके चलिए, तो आगे चलते हैं। ये हमने डिडक्शन क्लेम कर ली, मतलब भैया इतनी हमें छूट मिल गई, इतनी हमें डिडक्शन मिल गई, इतना हमारा खर्चा मान लिया गया, राइट। अब सुनिए आगे। अब सर मैंने कमाया था प्रॉफिट इतना, जैसा अभी वाला एग्जांपल था, मैंने प्रॉफिट कमाया इतना, ठीक है, इस प्रॉफिट में से मुझे मिल गई कुछ डिडक्शन, ठीक है, तो मेरे पास बच गया बैलेंस प्रॉफिट, राइट। yes, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी चाहिए, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, तो वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि टी, कॉफी और रबर का जो बिजनेस होता है ये सेमी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, मतलब इसमें कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटी है और इसमें कुछ बिजनेस एक्टिविटी है। आप चाय का बिजनेस आपने देखे होंगे, मूवीज में देखा होगा, चाय के बागान होते हैं, देखें, वहां से टी लीव्स जो होती हैं, चाय की पत्तियां जो होती हैं, उनको तोड़ा जाता है, फिर उनको सुखाया जाता है, फिर उनमें से चाय निकाली जाती है, तो ये प्रोसेस होती है लंबी। क्या आप सीधे पत्तियों को बेच सकते हैं, क्या चाय की पत्ती सीधी बिक सकती है, जो पौधों पे लगती है वो पत्ती की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, वो तो नहीं बिक पाएगी। सेम कॉफी की कहानी है, कॉफी जब पहले उगाई जाती है, उगा के कॉफी को फिर निकाल के फिर उसको सफाई की जाती है और उसकी कई प्रोसेस होती है, ठीक है? उसको भी सीधा नहीं बेचा जा सकता। रबड़, रबड़ कहाँ से आता है पता है किसी को, रबड़ कहाँ से आता है, ये भी प्लांट से आता है,
और ये भी सीधा यूज नहीं कर सकते आप, इसको भी प्रोसेस करने की जरूरत है। दैट मीन्स इस बिजनेस के, इन तीनों बिजनेस के अंदर, तीनों एक्टिविटी के अंदर कुछ पार्ट एग्रीकल्चर है और कुछ पार्ट नॉन एग्रीकल्चर है, राइट? यस। अब इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम तो टैक्स फ्री है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है। तो अगर आप पे टोटल इनकम पे टैक्स लगा दिया जाए तो क्या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे टैक्स लगा दिया? यस। अब वो तो नहीं होना चाहिए सर, वो तो होना ही नहीं चाहिए, तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्या बोला गया कि ये जो बैलेंस प्रॉफिट है डिडक्शन देने के बाद, इस बैलेंस प्रॉफिट के सर आप टुकड़े करेंगे, इस बैलेंस प्रॉफिट के आप क्या करेंगे सर? टुकड़े करेंगे। क्या टुकड़े करेंगे सर? सर इसमें से हम ये पता लगाएंगे कि एग्रीकल्चर इनकम कितनी है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है। अब कैसे पता लगाएंगे, ये तो हमें नहीं पता। तो उसके लिए बोला गया कि हम एक परसेंटेज फिक्स कर रहे हैं। कल को इस बात पे आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए कि कितनी एग्रीकल्चर थी कितनी नॉन एग्रीकल्चर। तो आर्ग्यूमेंट ना हो इस चीज के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक परसेंटेज फिक्स कर रहे हैं। तो जितना भी ये प्रॉफिट बचेगा उसका उतना परसेंट आपको एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर मान लेना। नहीं तो चलो ये भी ठीक है। तो 60% चाय के बिजनेस की बात कर रहे हैं, चाय पत्ती के बिजनेस में 60% इनकम एग्रीकल्चर मानी जाती है और 40% इनकम नॉन एग्रीकल्चर मानी जाती है। क्लियर है? ओके। कॉफी का बिजनेस करते हैं तो कॉफी में क्या होता है, कई प्रोसेस होती है। तो इसकी दो कैटेगरी बनाई गई कि जब आप कॉफी को उगाते हैं, ठीक है, और फिर उसको साफ करते हैं और फिर उसको बेच देते हैं, तो 75% उसमें एग्रीकल्चर होता है और 25% एक्टिविटी क्या होती है, बिजनेस की होती है। ठीक है। बट अगर कॉफी को आपने रोस्टेड किया, रोस्टेड सुना आपने, या फिर फ्लेवर किया ना, कैफेचीनो या ऐसा कुछ बनाया उसका, तो जाहिर सी बात है अगर आप उसको प्रोसेस और करेंगे, उसको रोस्ट करेंगे, उसमें कोई फ्लेवर ऐड करेंगे, तो उस पे क्या मशीन का कंटेंट ज्यादा होगा? क्या मशीन कंटेंट बढ़ेगा उसमें? यस सर, मशीन कंटेंट बढ़ेगा। तो इन दैट केस एग्रीकल्चर हो जाएगा 6, मतलब 75 से घट के 60-40 का रेशियो हो जाएगा। ओके। यस सर। नेक्स्ट एक बच गया हमारा रबर का बिजनेस। रबर के बिजनेस में 65% फिक्स किया है, नॉन। दैट क्लियर? तो इस तरीके से ये पूरा कंसेप्ट आया। अब एग्जाम में सर ये कैसे आ सकते हैं? एग्जाम जाते हैं तो एग्रीकल्चर का सीधा पूछेंगे तब तो आप बता दोगे। तो वो क्या करते हैं, आपको बोलेंगे कि मिस्टर एक्स है और वो ये कुछ काम करते हैं। पहला काम लिखेंगे कि साहब वो है ना, खेती करते हैं और खेती से उन्होंने 4 लाख रुपए कमाए। आप बोलोगे सब एग्रीकल्चर है। फिर दूसरा लिखेंगे कि वो चाय का बिजनेस करते हैं और चाय के बिजनेस से उन्होंने 8 लाख लगाए, 8 लाख कमाए। तो फिर आपको बताना होगा कि 8 लाख में से 60% एग्रीकल्चर है, 40% बिजनेस है। तो इस तरीके से आपको छांट के बताना होगा कि कितना एग्रीकल्चर और कितना नॉन एग्रीकल्चर। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई? यस। अब इस फंड में जो हमने पैसा डाला था वो हमें क्यों निकालना है? सिर्फ उन्हीं पर्पज के लिए हम निकाल सकते हैं जो पर्पज हमें बताए गए। अगर हमने इन पर्पज के अलावा किसी और पर्पज के लिए पैसा निकाला, जिसको हम बोल सकते हैं नॉन स्पेसिफाइड पर्पज,
तो क्या होगा? तो भैया उन्होंने टैक्स फ्री किया था ना पहले, अब क्या कर देंगे? टैक्सेबल। पहले टैक्स फ्री किया था और गलत इस्तेमाल करोगे तो वापस टैक्सेबल कर देंगे। क्लियर? यस। आगे बात आई कि सर अगर कोई मजबूरी हो जाए, मान लो किसी दिन कोई मजबूरी हो जाए और हमें पैसा निकालना पड़े दूसरे पर्पज के लिए, तो डिपार्टमेंट ने कहा देखो मजबूरी हम आपकी समझते हैं, पर हम आपको सारी मजबूरी के नाम पे सारी चीजें करने अलाउ नहीं करेंगे, हम आपको बता देते हैं क्या मजबूरी हो सकती है। डेथ ऑफ असेसी, मान लीजिए इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहा था और उसकी डेथ हो गई, तो उसकी फैमिली अगर पैसा निकालेगी तो हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। ये मजबूरी हम आपकी समझ सकते हैं। समझ गए? मतलब ये एग्जम्प्टेड है, ये काम के लिए आप पैसा निकाल सकते हो। तो डेथ ऑफ असेसी हो गई तो आप पैसा निकाल सकते हो। मान लीजिए चाय का बिजनेस एचयूएफ के नाम पे था, हो सकता है ना? चाय का बिजनेस इंडिविजुअल के नाम पे नहीं था, एचयूएफ के नाम पे था, और उस एचयूएफ का बंटवारा हो जाता है। अब बंटवारा हो जाएगा तो उस केस में आप पैसा निकाल सकते हैं, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। और तीसरा पॉइंट कहा गया लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है, समापन में चली जाती है, तो भी आप ये पैसा निकाल सकते हैं। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे हैं, एसएससी की डेथ हो जाती है। एचयूएफ कैपेसिटी में कर रहे हैं, एचयूएफ खत्म हो जाती है। कंपनी की कैपेसिटी में कर रहे हैं, कंपनी बंद हो जाती है। तो कहने का मतलब जब आपके कंट्रोल से सिचुएशन बाहर जाए, दैट टाइम आप पैसा निकाल सकते हैं, हम टैक्स नहीं लगाएंगे। हाँ जी बोलो, क्लियर है बात? कोई डाउट? किसी के पे डाउट है तो पूछ लो। किसी को डाउट है तो पूछ लो। सर टी बिजनेस में लॉस हो जाए तो भी निकाल सकते हैं क्या पैसा? अकाउंट से पैसा बोल रहे हैं क्या? ठीक है, अकाउंट से पैसा निकालने के लिए जो मैंने लिखा ना स्पेसिफाइड पर्पज, इसकी एक लिस्ट बनाई है गवर्नमेंट ने, तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे वो। ठीक है, हम कोई सिचुएशन अज्यूम नहीं कर सकते, हम कोई सिचुएशन के हिसाब से हाँ ना नहीं कर सकते। जो जो उस लिस्ट में लिखा है बस वो ही आप कर सकते हैं। ओके, चलिए, और किसी को कोई डाउट? ठीक है, एक बार बता दो ऑडियो क्लियर आ रहा है क्या, क्योंकि मुझे लग रहा है आज बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है ऑडियो में, तो डिस्टर्बेंस ज्यादा लग रहा है मुझे आज। ओके, अभी ठीक है, लेकिन चलो अभी ठीक है तो अच्छी बात है। फिर एक सेक्शन और पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहती है कि कभी भी किसी भी रीजन से आपकी क्लास ऑफ ना करनी पड़े। ठीक है, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि कभी भी आपकी क्लास ऑफ ना करनी पड़े। अब सुनिए सर, सेक्शन 33 एपी अभी पढ़ा था, सेक्शन 33 एबी, अब पढ़ रहे हैं सेक्शन 33 एपी। इसका नाम है साइट रिस्टोरेशन फंड।
ठीक है, साइट रिस्टोरेशन फंड। सर साइट रिस्टोरेशन फंड क्या है? साइट का मतलब होता है वो जगह जहां से काम हो रहा है। बेसिकली ये सेक्शन है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से रिलेटेड। आपको पता है कि ये सारी चीज जमीन से एक्सट्रैक्ट की जाती है ना? तो जिस जमीन से या जिस जगह से ये निकाली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? साइट कहते हैं। यस। रीस्टोरेशन का मतलब कि जब वो साइट खत्म हो जाएगी तो उस या उसको मेंटेन करने के लिए एक फंड बनाया जाता है, तो उसके लिए नाम दिया गया साइट रीस्टोरेशन फंड। ये कंसेप्ट भी सेम वैसा ही है जैसा हमने सेक्शन 33 ये भी पढ़ा है अभी। और इस कंसेप्ट के अंदर भी क्या बोला गया है कि आपको एक स्पेशल अकाउंट ओपन करना है। आपको क्या करना है? एक स्पेशल अकाउंट ओपन करना है, राइट? और इस स्पेशल अकाउंट में आपको पैसा डिपॉजिट करना है जैसा अभी आप कर रहे हैं। और जितना पैसा आप इस स्पेशल अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे उस पैसे को आपका क्या मान लिया जाएगा? खर्चा मान। ठीक है, पर 20% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा का खर्चा आपको अलाउ नहीं हो। दैट मीन्स जितना डिपॉजिट किया वो या 20% ऑफ प्रॉफिट, दोनों में जो भी कम हो उतनी आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। बोलो, आई बात समझ में? उतनी आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। अब ये कंसेप्ट के अंदर एग्रीकल्चर का तो कोई लेना देना नहीं है क्या? इस कंसेप्ट के अंदर एग्रीकल्चर का तो कोई मतलब नहीं है। तो जब एग्रीकल्चर का कोई मतलब नहीं है तो इसको एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर में डिवाइड करना हो ऐसी तो कोई बात आएगी नहीं। तो ये कंसेप्ट इतना ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, इस फंड से पैसा सेम वही प्रोसेस है, सेम एज 33 KB। मतलब ये कि आप स्पेसिफाइड पर्पज के लिए ना डेथ ऑफ एसेसी पेइंग, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ पेइंग और लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, उस केस में आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। बोलो बेटा, इज दैट क्लियर? यस सर। ओके। सर कोई टाइम लिमिट भी है क्या कि कितने टाइम तक अमाउंट डिपॉजिट रखना है? 5 साल टाइम लिमिट है, बिल्कुल 5 साल। 5 साल का टाइम लिमिट है। ओके, अब आइए सेक्शन 35। ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हम इसे बहुत डिटेल में लेकर चलेंगे। और इसका नाम है साइंटिफिक रिसर्च। अगर आपको याद हो तो इस सेक्शन का जिक्र किया था हमने, कहाँ किया था तो बता सकते हैं? इस सेक्शन का जिक्र ऑलरेडी हम कर चुके हैं कहीं ना कहीं, बता सकता है कोई? सर डेप्रिसिएशन जब कराया था तब बताया था। डेप्रिसिएशन में किया था, नेहा ने भी जवाब दिया है डेप्रिसिएशन, बिल्कुल ठीक है। डेप्रिसिएशन में हमने कहा था कि ऐसी एसेट जो साइंटिफिक रिसर्च में काम आई हो और उसे हम अगर बिजनेस में लेके आते हैं तो उसकी चर्चा हमने की थी। ओके, अब सबसे पहले समझो ये साइंटिफिक रिसर्च है क्या। देखिए, हर कंपनी जो भी आज मार्केट में चल रही है, हर कंपनी अपने बिजनेस के लिए कोई ना कोई रिसर्च करती है। बोलिए हाँ या नहीं? हमको क्या लगता है, जैसे हम साइंटिफिक रिसर्च की बात सुनते हैं हमारे माइंड में साइंटिस्ट, है ना, साइंटिस्ट लोग हो गए, डॉक्टर, ये लोग घूमने लग जाते हैं और हम ये सोचने लग जाते हैं कि सर रिसर्च करने का काम तो किसका है? जो लोग एस्ट्रोनॉट्स है या फिर जो स्पेसशिप बनाते हैं, इस तरीके के लोग होते हैं वो करते हैं सर रिसर्च, या कोई मेडिसिन बनाते हैं वो रिसर्च करते हैं, राइट? बताइए क्या सही बात है कि सर रिसर्च का नाम सुनते हैं हमारे माइंड में तो डॉक्टर, है ना, साइंटिस्ट, जो मिसाइल्स बनाते हैं वो लोग आ जाते हैं? नहीं,
अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल गलत है। साइंटिस्ट सिर्फ वही नहीं होते, साइंटिस्ट और भी लोग होते हैं। हर बिजनेस अपने काम को चलाने के लिए रिसर्च करता है। अगर आप फोकस करेंगे, अगर आप फोकस करेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे। आज से कुछ साल पहले की अगर मैं बात करूं, आज से कुछ साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो मोबाइल फोन नहीं होते थे नहीं। पहले क्या होता था, पहले सर ट्रंक कॉल होते थे, मतलब एसटीडी पीसी हुआ करता था, याद है आपको? अच्छा, उससे पहले चले गए। उससे भी पहले चले गए। तो सर पहले लेटर्स होते थे, पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी भेजी जाती थी। उससे पहले कबूतर से चिट्ठी भेजी जाती थी, यस, है ना। फिर कबूतर से पोस्ट ऑफिस आए, पोस्ट ऑफिस से फिर आगे टेलीफोन आए, पर टेलीफोन घर में नहीं थे हमारे, बाहर चीज होते थे, एसटीडी पे पीसी, मतलब दुकान पे होते थे और बाहर जाके हमें कॉल करना होता था, यस सर। फिर सर वहां से जब हम निकले, वहां से जब हम निकले आगे, तो क्या हुआ? तो वहां से आगे निकलने के बाद हमारे घर में टेलीफोन आ गया, ठीक है। घर में टेलीफोन आने के बाद में सिटी मोबाइल, अगर आपने देखा हो, एक सिटी मोबाइल आया था जो एक शहर की रेंज में ही चलता था, वो आए। फिर मोबाइल फोन आए। अब मोबाइल फोन आने के बाद, अब मोबाइल फोन जब आए थे तो कीपैड फोन आए थे, ठीक है, छोटे छोटे से, अब नोकिया के ऐसे मोबाइल आए थे। कीपैड फोन आने के बाद क्वार्टी कीपैड फोन आए थे, ब्लैकबेरी, अगर आपको, आपने कभी देखा हो तो, है ना। तो पहले कीपैड, फिर क्वार्टी कीपैड, मतलब जिसमें कंप्यूटर कीपैड आता था, वो आए। उसके बाद में आए टच स्क्रीन। फिर टच स्क्रीन में छोटे फोन आए, फिर बड़े फोन आए, फिर सेल्फी कैमरा, फिर डबल कैमरा, फिर ट्रिपल कैमरा, फिर पॉपअप कैमरा, फ्रंट कैमरा। क्या आपको नहीं लगता कि ये इतनी चीजें अपने आप कैसे आई? कंपनियों ने तो रिसर्च की होगी ना, जो लोग इस फील्ड में है, ठीक है, एलजी है, सैमसंग है, शाओमी है, ठीक है, एप्पल है, इन्होंने तो रिसर्च की होगी ना, तभी तो ये लोग ये टेक्नोलॉजी ला पाए, समझ गए? तो ये हर बिजनेसमैन का काम। पहले आप दातुन से ब्रश करते थे, राइट, नीम के दातुन से ब्रश करते थे लोग, ठीक है। फिर पाउडर आने लगा, देखा है किसी ने पाउडर से किया ब्रश? कोलगेट या काला दंत मंजन, ठीक है, यस सर, फिर पाउडर आने लग गया। उसके बाद में आया कोलगेट, है ना, रेड डाबर, हाँ बिल्कुल, लाल दंत मंजन, बिल्कुल। उसके बाद में सर कोलगेट, है ना। कोलगेट एक कंपनी है। अभी हमारे यहाँ भी कई चीजें ऐसी हैं जो पहचानी उस नाम से जाने लगती, जैसे कि अब कोलगेट तो एक कंपनी है, वैसे हम बोलेंगे टूथपेस्ट, राइट, पर वो हर चीज को ही वो मानने लग गए। क्लोजअप है तो भी उसको कोलगेट ही बोलेंगे, पतंजलि है तो भी बोलेंगे कोलगेट ही, तो वो एक नाम फेमस हो गया, तो फिर कोलगेट। फिर आया सर आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, है ना, फिर आपके टूथपेस्ट में नीम है क्या, ठीक है, फिर धीरे धीरे तारकोल है क्या, ना, इस तरीके से ये चलते रहते हैं, ठीक है। आगे जाके पुदीना, धनिया, नींबू, पता नहीं क्या क्या है। तो ये सब रिसर्च होती रहती है, जिनसे कंपनियों को पता चलता रहता है कि हाँ भाई, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, चाहे कुछ हो और चाहे कुछ ना हो, उनको ये चेंज करना पड़े, क्योंकि अभी का जो एनवायरनमेंट है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट है। अगर आपने अपना प्रोडक्ट चेंज नहीं किया तो यू विल बी गेट आउट ऑफ मार्केट, फ्रॉम मार्केट, आपको मार्केट से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यू हैव टू चेंज, आपको चीजें चेंज करनी पड़ेगी। और ये चीज हर पर्सन पे एप्लीकेबल होती है, नॉट ओनली फॉर कंपनी और ब्रांड और प्रोडक्ट। हमें भी टाइम के हिसाब से चेंज होना पड़ता है, ठीक है। आपके पेरेंट्स उतने रिजिड नहीं रहे होंगे जितने पहले होते थे, उतने स्ट्रिक्ट नहीं रहे होंगे जितने लोग पहले होते थे, ठीक है, उतने रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते होंगे जो पहले लगाते थे। वो माहौल के साथ हर आदमी को बदलना पड़ता है। अब ये सारे चेंज क्यों हुए सर? ये सारे चेंज सर इसलिए हुए कि हर कंपनी एक साइंटिफिक रिसर्च करती रहती है, कुछ ना कुछ रिसर्च करती रहती है। अब इस रिसर्च के अंदर मान लीजिए कंपनी ने अपनी लेबोरेटरी बनाई, तो जाहिर सी बात है इस लेबोरेटरी की एक बिल्डिंग होगी, राइट, इस लेबोरेटरी में कुछ मशीन भी होगी,
होगी। इसमें कुछ लोग भी काम करते होंगे, इसमें स्टाफ भी होगा, इंजीनियर भी होंगे, या साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, तो वो अलग अलग लोग काम करते हैं। ठीक है, इसमें मटेरियल भी रखा होगा जिसके बेस पे रिसर्च चल रही है। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये श्योर है कि ये रिसर्च कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी? क्या ये पता है कि ये रिसर्च? नहीं सर, नहीं पता। हो सकता है 6 महीने में हो जाए, ठीक है, हो सकता है 6 साल लग जाए, मे बी। तो इस रिसर्च पे जो एक्सपेंसेस इंकर्ड हो रहे हैं वो तो लगी रहना हर साल। क्या हम उन एक्सपेंसेस को अपने बिजनेस में चार्ज कर सकते हैं? बताइए, उन एक्सपेंसेस को हम बिजनेस में डाल सकते हैं क्या? नहीं, हम उन्हें बिजनेस में नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि किसी भी एक्सपेंसेस को अलाउ तभी किया जा सकता है जब उस एक्सपेंसेस की वजह से हमें इनकम होनी स्टार्ट। अभी तक ये रिसर्च कंप्लीट ही नहीं हुई। कंप्लीट नहीं हुई तो ये रिसर्च हमारे बिजनेस में काम नहीं आई, और बिजनेस में काम नहीं आई तो हम कैसे कहें कि ये बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है? समझ गए? तो जब तक ये रिसर्च कंप्लीट होगी नहीं तब तक ये खर्चा बीएनपी में आएगा नहीं। ठीक, और रिसर्च जिस साल कंप्लीट हो जाएगी उस साल ये खर्चा बीएनपी में आ जाएगा। अब आ जाएगा तो उस टाइम हो सकता है ना कि ये लंबे टाइम का खर्चा हो गया हो सकता है। यस, तो उसकी डिडक्शन हमें यहाँ देनी है। कैसे देनी है अब ये पढ़ेंगे हम कल। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। आज के लिए इतना है।